हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजट की। बजट 2023-24 जो लॉन्च हुआ है उस पर भी हमारी नजर रहेगी इसी वीडियो में। वैसे तो कल डिटेल आपको वीडियो दी गई थी और साथ ही साथ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं, तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। वीडियो का जैसे कि सेगमेंट होता है हमेशा की तरह कि शुरुआत में हम लोग कल का क्विकली रिवीजन करते हैं, तो कर लेते हैं पहले रिवीजन। देखिए, बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी होता है और इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में ये बताया गया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अब 6.5 रहने वाली है अगले आने वाले वित्तीय वर्ष में। वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं एयर मार्शल एपी सिंह, और वहीं भारत में विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया 30 जनवरी को। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की है। वहीं अनीस गिरी, इन्होंने 2023 टाटा स्टील चेस मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण शुरू हो चुका है। और अभी हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। वहीं यूके को बायो एशिया 2023 के लिए पार्टनर देश नामित किया गया है, इसको इन्वाइट किया गया है। उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं, इनको 2023 में मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में पहला सेन वार्न पुरस्कार दिया गया है। और मुरली विजय जो कि भारतीय खिलाड़ी रह चुके हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिविजन। अब आज का करंट अफेयर। तो पहला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी नई बनाने की घोषणा की है। वो किसे बनाएंगे? तो नई राजधानी विशाखापत्तनम को बनाएंगे। देखो, इससे पहले अनाउंसमेंट हुआ था कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम होंगी। लेकिन अब इन्होंने फिर से बदलते हुए इसे बताया है कि अब नहीं, एक ही राजधानी होगी, वो होगी विशाखापत्तनम, वाइजैक जिसे कहते हैं। ठीक है, देखो, जब से 2 जून 2014 से जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो उसके बाद से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बन गई थी। ठीक है, अप्रैल में ही अनाउंस हुआ। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ये अनाउंस किया गया, ये इनके द्वारा कहा गया कि हम आगे चल करके 3 राजधानियां बनाएंगे। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम। लेकिन अभी अनाउंस कर रहे हैं कि नहीं, हम एक ही राजधानी बनाएंगे और वो बनाएंगे विशाखापत्तनम में। तो ये अपना ऑफिस वहां पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, विशाखापत्तनम टू बी द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एपी, यानी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ये बात कही हुई है। क्लियर? अब इसके पीछे उन्होंने कारण बताया है कि देखो, यहाँ पर शहर की कनेक्टिविटी परफेक्ट है, यहाँ पर हाईवे है, रेल सुविधाएं हैं, हवाई मार्ग है, साथ ही साथ ये जल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही इसकी इकोनॉमिक जो कैपेसिटी है वो भी ज्यादा है। यहाँ पर एकदम वेल एस्टेब्लिश बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, आईटी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील प्लांट्स हैं। इसके अलावा ये प्रमुख आर्थिक केंद्र है, इसलिए ये विशाखापत्तनम को बनाएंगे। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि विशाखापत्तनम को ही क्यों चुने, तो ये कारण आप बोल सकते हो। ठीक, चलो अब आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। देखोगे अगर आप इंडिया के मैप में, तो आंध्र प्रदेश आपको कुछ यहाँ पर दिखेगा। यहीं से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से जो तेलुगु बोलने वाले थे वो तेलंगाना चले गए, आंध्रा बोलने वाले आंध्र प्रदेश चले गए। ठीक है, तो ये राज्य बटा। आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद, लेकिन जब से तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में चला गया। इसके दोस्तों पहले 13 जिले थे, लेकिन इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया और 13 को 26 में बांटा था। याद होगा आपको, बताया गया था। तो 13 को 26, देखो 13 + 13 हो गया, तो यहाँ पर 26 जिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 175 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11 सीट जाती है। यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। कोलेरू झील, पुलिकट झील, ये यहाँ के प्रमुख झीलें हैं। और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। इसके अलावा कुचिपुड़ी प्रमुख यहाँ का लोक नृत्य है। क्लियर? राजकीय पशु है कृष्णमृग, राजकीय पक्षी है नीलकंठ, राजकीय पुष्प है जल लिली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बजट 2023 पेश किया गया, इसमें किस वर्ष तक भारत को एनीमिया मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो देखो, कल सबसे ज्यादा जो चर्चे में न्यूज रही वो रही बजट। तो बजट की बात चल रही थी कल दिन भर हर जगह पर। बजट 2023 पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 23-24 के लिए, बेसिकली क्योंकि ये 1 अप्रैल से
1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। तो इसे कहेंगे बजट 2023-24। क्लियर। तो इसे लॉन्च किया गया। तो इसमें यह भी घोषणा की गई है कि भारत को एनीमिया मुक्त 2047 तक कर दिया जाएगा। यानी कि जब हम लोग 100 साल पूरे कर रहे होंगे उस टाइम पर हम लोग एनीमिया मुक्त होंगे। इसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें रही है। तो ये क्वेश्चन लिया गया है आपके लिए। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर देख पाओगे। वैसे तो आपको अगर डिटेल देखना है तो अगेन मैं आपसे कहूंगा कि कल वाली वीडियो जरूर देखिए आप बजट की, क्योंकि बिना उसको देखे कल्याण नहीं है। बजट से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो उसको देखिए। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। 20 मिनट की वीडियो है। बजट आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इस बार का बजट टोटल था 45 लाख करोड़ का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कितने का है? 45,03,000 करोड़ का ये बजट था। और पिछली बार 41 लाख करोड़ का था। तो पिछली बार से लगभग 3, सवा 3 या 3.5 लाख करोड़ ज्यादा का है। इसमें भारत सरकार कहां कहां पर पैसे खर्च करेगी, यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है, जिसमें बताया गया है भारत जो ऋण लिया हुआ है उस पर ब्याज देने में 10 लाख करोड़ ये खर्च करता है, 10.79 लाख करोड़। परिवहन पर इस बार सबसे ज्यादा खर्च होगा, 5.17 लाख करोड़। डिफेंस पर 4,32,000 करोड़। सब्सिडी पर 3,74,000 करोड़। इसके अलावा ग्रामीण विकास, पेंशन, गृह, शिक्षा और दूरसंचार, स्वास्थ्य, इन सब पर चीजें हैं। तो कभी कभी शिक्षा पूछा जाता है, स्वास्थ्य पूछा जाता है, ये सब चीजें पूछी जाती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वैसे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इमेज भी बहुत ही शानदार है। चलिए, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चे में बात रही वो रही इनकम टैक्स की। दोस्तों, सरकार ने एक टैक्स स्लैब खत्म कर दिया है। पहले 6 टैक्स स्लैब हुआ करते थे, अब इसे 5 टैक्स स्लैब में बदल दिया गया है। टैक्स स्लैब बोले तो रेंज देखो, एक रेंज है, 2, 3, 4, 5 रेंज है। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो है उसके ऊपर तो 30% लगेगा ही। तो देखो, 0 से 3 लाख तक की अगर आपकी इनकम है सालाना, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले 2,500 टैक्स लगता था। 3 से 6 लाख के बीच में है तो 15,000 तक का अब टैक्स लगेगा। 22,500 पहले देना पड़ता था, 7,500 इस प्रकार से बचत होगी सालाना। 6 से 9 लाख तक के रेंज में आप कमाते हो साल भर में, तो आपको 45,000 टैक्स देना है। ठीक है, 60,000 पहले देना होता था। तो इस बार टैक्स में भी छूट दी गई है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा देखो, निर्मला सीतारमण जी का ये 5वां था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूर्णकालिक का ये 10वां बजट था। और अगली बार जो होगा, देखो क्योंकि अगली बार 2024 में चुनाव होने वाला है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर पूछा जाए कि ये पूर्णकालिक बजट आखिरी था कहा जाए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कल जैसे आप अगर न्यूज वगैरह देखेंगे तो कल बहुत जगह पर आपको लिखा मिलेगा या सुनते आप मिलोगे कि ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर 2024 में तो चुनाव होंगे फरवरी के बाद। ठीक है, तो फरवरी के बाद होंगे तो फरवरी में एक बार फिर से लॉन्च होगा बिल्कुल बजट, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं होगा। ठीक है, अभी इस बार वाले में क्या है कि हम लोग 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के लिए लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो पूर्णकालिक ये बजट है आखिरी इस वाले कार्यकाल का मोदी जी के। क्लियर। तो 2047 तक हम लोग विकसित भी बनेंगे और सिकल सेल एनीमिया मुक्त देश बनेगा। अच्छा, एक चीज और, ये भी कहा जा रहा है कि अमृत काल का ये पहला बजट है। ये टर्म क्या है इसको समझो। देखो, एक्चुअली में पिछली साल ही मैंने आपको बताया था कि 2022 के बाद से लेकर के 2047 तक का जो वर्ष होगा, इसको हम लोग अमृत काल के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। पिछले वाले बजट में अनाउंस किया गया था, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग 100वां साल पूरा करेंगे। अभी हम लोग 75 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो 75 साल कंप्लीट होने के बाद से जो 25 साल होगा वही होगा अमृत काल। तो ये अमृत काल का पहला बजट हुआ, यानी 2023 से ये जो अगला 25 साल होगा ये अमृत काल होगा और उसका ये पहला बजट है। क्लियर है। तो ये कुछ टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, जिनको आपको ध्यान रखना है, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बाकी आप डिटेल के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना का कौन सा सैन्य अभ्यास उत्तर बंगाल में संपन्न हुआ? तो दोस्तों, भारतीय सेना ने अभी हाल ही में उत्तर बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में त्रिशक्ति प्रहार नाम से अभ्यास किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। त्रिशक्ति प्रहार जो है ये नॉर्थ बंगाल में आयोजित हुआ है इंडियन आर्मी के द्वारा। ये एक ज्वाइंट एक्सरसाइज था, 21 जनवरी से 31 जनवरी तक चला ये। और इस अभ्यास के रूप में पूरे उत्तर बंगाल में विभिन्न स्थानों पर कैसे तेजी से लामबंदी और तैनाती किया जा सके सेना का, अगर कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, तेजी से वहां पर सेना कैसे डिप्लॉय की जा सके, इस बात को लेकर के ये लोग ट्रेनिंग किए थे। ठीक है, तो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे
और इसी महीने यानी 15 जनवरी को, जो पिछला महीना बीता अभी 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जिले अल मिनहाद का नाम बदलकर हिंद शहर किया गया? तो दोस्तों यूएई के संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के एक शहर अल मिनहाद का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदल करके हिंद शहर किया गया है। इसको अनाउंस किया है यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन है वो हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। तो इन्होंने ये रीनेम करने की घोषणा की हुई है कि अब इसको अल मिनहाद सिटी को, डिस्ट्रिक्ट को हिंद सिटी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों यूएई उन देशों में से एक है जहां पर भारत के बहुत ही बड़ी आबादी रहती है, तो मे भी ये एक ऐसा एरिया होगा जहां पर हिंदुस्तानी ज्यादा मात्रा में रहते हों और वहां को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उनके संख्या को, या एक प्रकार से कहें कि उन टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये लोग अल मिनहाद का नाम बदलकर हिंद शहर किए हैं। देखो यूएई है बहुत चालू, ये पर्यटन देखता है, ये नहीं देखता है जाति धर्म कैसा क्या होगा, कुछ नहीं, ये देखता है कि पर्यटन कहाँ से मिलेगा। ठीक है ना, और ये बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से यूएई आप देखोगे बाकी अरब कंट्रीज के मुकाबले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी चीजें बन रही हैं, जैसे मून रिजॉर्ट मैंने आपको बताया, और पाम वाला तो पहले से था ही, बुर्ज खलीफा वगैरह तो पहले से था ही, जिसके अलावा ये इन्फिनिटी ब्रिज बनाए हुए हैं, और मैंने आपको बताया फ्यूचर ऑफ म्यूजियम बताया था आपको, ये भी बनाया गया है यहाँ पर, और सबसे डीपेस्ट भी ये प्लेस बना रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये लोग करते वही हैं जहां से कि जो सबसे अलग हो, जो सबसे यूनिक हो, या फिर पहला हो, या सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा हो, तो जिससे क्या हो कि लोग उसको देखने आए। ठीक है, और टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो यूएई ने यहाँ पर एक टर्म और किया हुआ है कि इन्होंने अल मिनहाद शहर का नाम बदल करके हिंद शहर किया है। चलिए यूएई में आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहां से आपको आना है यूएई की तरफ। तो किधर जाओगे आप? इधर पहुंचोगे खाड़ी देशों की तरफ। खाड़ी देशों में पहुंचोगे तो यहीं पर आपको दिख जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान दिखेगा, गल्फ ऑफ पार्सियन दिखेगा यानी पारस की खाड़ी, और यहीं पर आपको यूएई दिखेगा। यूएई में देखो अबू धाबी है, ये दुबई है। ठीक है, दुबई यहाँ का बड़ा शहर है और अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है। यूएई की राजधानी तो अबू धाबी है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यहाँ की करेंसी होती है यूएई दिरहम। अच्छा, आपको याद होगा, आपको बताया गया था कि COP 28 का मेजबानी इस बार यूएई करने वाला है। तो COP 28 में मेजबानी करने वाला है, तो इसके लिए इसने अभी सुल्तान अल जाबिर को अपना 28वां जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, तो COP 27 आप मुझे कमेंट करके बताओ कहां पर आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन नियुक्त किए गए? तो भारत के नए औषधि महानियंत्रक नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। यहां पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, राजीव सिंह रघुवंशी इज अ न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी डीसीजीआई ये नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, देखो ये वीजी सोमानी का स्थान लेंगे, जिन्हें अगस्त 2019 में नियुक्त किया गया था और अभी तक वो थे। तो अब उनकी जगह पर औषधि महानियंत्रक होंगे डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब रिवीजन करते हैं क्विकली। 2022 का हम लोग 10-10 क्वेश्चन डेली रिवाइज करते हैं। तो देखो आप इसके साथ साथ इससे क्या फायदा होता है कि आज की करंट अफेयर देख रहे हो, साथ ही साथ पिछले साल का भी रिवीजन करते चल रहे हो। और ये देखो थोड़ा थोड़ा डोज लेते लेते हम लोग 250 क्वेश्चन पार कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यही होता है रेगुलरिटी। आप 10-10 क्वेश्चन रोजाना पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर का भी, और 10-10 क्वेश्चन यहाँ का भी पढ़ रहे हो। देखो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और मैं शुरू करने वाला हूँ। जैसे ही ये होगा 2022-23 का खत्म होगा, वैसे ही स्टैटिक जीके शुरू कर दिया जाएगा। तो 10-10 वन लाइनर आप स्टैटिक जीके भी पर डे तैयार करते चलोगे। ये थोड़ा थोड़ा औषधि दवा जो है ना, ये समझ लो कि बहुत काम आएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ग्रीस ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा कर दी हुई है। इसके अलावा 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। वहीं कनाडा दुनिया में सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला देश है और एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। विश्व जल सप्ताह ये 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया पिछली साल 2022 में। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सचिव नियुक्त किए गए राजेश वर्मा। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के बैठक का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया 2022 में, क्योंकि 2022 के समरकंद में ही हुआ था आयोजन। ठीक है, वो किया था मेजबानी पिछली बार। इस बार भारत कर रहा है मेजबानी
2023 में भारत कर रहा है एससीओ समिट की मेजबानी करेगा, ठीक है ना। तो जब इसकी मेजबानी भारत करेगा तो जो भी समिट होंगी रक्षा मंत्रियों की, विदेश मंत्रियों की वगैरह की, सब की बैठक भारत में ही होगी, ठीक। वैसे भारत G20 की भी मेजबानी कर रहा है इस बार। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत तीसरे स्थान पर है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन हुआ, इसका नाम है सुपर वासुकी, ये पूछा गया था एग्जाम में। किस केंद्रीय मंत्री ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने इसका अनावरण किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का विमोचन किया गया? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है मेघनाथ देसाई ने, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये इनकी पुस्तक है और इसको मेघनाथ देसाई ने लिखा है, जो कि एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। इनकी ये पुस्तक है, इसको कॉलिंस इंडिया पब्लिशर्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है, हार्पर कॉलिंस द्वारा। पूरी पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमी अबंडन द पुअर। अच्छा, अब पिछले दिनों में कुछ जो पुस्तकें आई हैं उनका रिवीजन करेंगे, इसमें पिछले महीने की भी इंपॉर्टेंट बुक्स शामिल हैं। तो देखो, कब हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बुक अभी, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, इसको लिखा है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। कोचिंग बियॉन्ड पुस्तक आर कौशिक और आर श्रीधर की थी, जिसमें आर श्रीधर की जीवन के बारे में बताया गया है, जो कि भारत के पूर्व बॉलिंग कोच रह चुके हैं क्रिकेट टीम के। कॉम लेट्स रन, ये कृष्णमचारी श्रीकांत ने लिखा। इरफान खान ए लाइफ इन मूवी, शुभ्रा गुप्ता की आई पुस्तक। स्पेयर, ये JR मोहरिंगर ने लिखा, ये प्रिंस हैरी पर बेस्ड थी। जादूनामा, अरविंद मोंडोलोई ने लिखा, ये जावेद अख्तर पर बेस्ड बुक थी। अनजान साक्षी, प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने लिखा। रोलर कोस्टर, एन अफेयर विद बैंकिंग, इसको तमाल बंदोपाध्याय ने लिखा। अंबेडकर ए लाइफ, ये शशि थरूर ने लिखा। और वहीं रिवोल्यूशनरीज पुस्तक आई थी संजीव सान्याल की। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत की? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी, जो कि पर्यटन मंत्री हैं, इन्होंने भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत की हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, तो इसके बारे में कहा गया है श्री जी किशन रेड्डी जी ने इंडिया के कल्चर को बढ़ाने के लिए इस बार भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल शुरू किया है। देखो, इस बार शुरू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस बार देखो भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, एससीओ समिट की मेजबानी कर रहा है। इन सबको देखते हुए 1 लाख से ज्यादा विदेशी जो प्रतिनिधि हैं वो आएंगे भारत। देखो, एक होता है टूरिस्ट का भारत आना, एक होता है किसी विदेशी रिप्रेजेंटेटिव का भारत आना। जो टूरिस्ट आएगा उसके पास हो सकता है मे भी पैसों की कमी भी रहे, तो वो कुछ ही जगह पर घूमे, सब जगह ना घूमे। लेकिन जो प्रतिनिधि आएंगे ना, वो खाली बैठेंगे, क्या करना रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा के मीटिंग रहता है, उसके बाद फिर रहेंगे यहाँ पर कई दिनों तक। तो वो उनको अच्छे से कैसे उनसे निकाला जाए पैसा, ये तकनीकी बता रहे हैं जी किशन रेड्डी जी, ठीक है। देखो, पर्यटन ना, याद रखना, किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है पर्यटन। याद रहे, श्रीलंका इसीलिए डूबा था क्योंकि कोविड के दौरान वहां पर पर्यटन हो नहीं पाया था। और श्रीलंका में आप देखे हैं क्या हाल हुआ था। और देख लो पड़ोसी देश अपना पाकिस्तान, इसको भी नजर डाल दो एक बार क्या हाल है, ठीक है। पर्यटन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगला, किस टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया? तो देखो, ग्राहम रीड थे पुरुष हॉकी टीम के कोच और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया है, कारण देखो, आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी हॉकी विश्व कप हुआ, भारत में ही हुआ, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि भारत में ही आयोजन हो रहा है और लगातार दूसरी बार आयोजन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने पास मेडल आना चाहिए। लेकिन भारतीय टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। बेल्जियम की टीम हारी फाइनल में, पिछली बार की जो विजेता थी उसको जर्मनी ने हराया, जर्मनी जीत गई इस बार खिताब। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। देखो, कुछ ऐसे कोच होते हैं जो ईमानदार होते हैं, कुछ ऐसे पद पर हैं जिनको मतलब इन्होंने अचीवमेंट भी दिलाई है, ऐसा नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंचाए थे, 2019 में ये भारत की टीम के कोच बने थे। लेकिन अच्छाई इनकी ये है, देखो, इन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। यहाँ तो खेल विभाग में भारत के कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको हटाने के लिए दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना पड़ता है भारत के खिलाड़ियों को, ठीक है। तो इन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया, जिनको नहीं चाहिए था। अगर ये रहते तो कहीं ना कहीं इनका एक्सपीरियंस और ज्यादा काम आता। ऑस्ट्रेलियाई फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे ये, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए ये डिफेंडर और मिडफील्डर के रूप में खेलते थे। 2019 में भारत के पुरुष हॉकी टीम के ये हेड कोच बने थे, ठीक। आगे देखते हैं, 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखो दोस्तों, 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे।
यहाँ पर देखो आपको सेनाओं के नाम लिखे गए हैं। जैसे भारतीय नौसेना दिवस अगर कहा जाएगा तो आप बताएंगे 4 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी, और वायु सेना दिवस पूछा जाएगा तो आप 8 अक्टूबर बताएंगे, और यहाँ पर 1 फरवरी। ये चारों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात करते हैं, भारतीय तटरक्षक के बारे में। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 फरवरी को 1977 में हुई थी। इसी वजह से 1 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका 46वां स्थापना दिवस था। इसके महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी का निधन हो गया। इन्होंने संविधान में कौन सा संशोधन पेश किया था? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही सीनियर वकील थे और साथ ही साथ ये पूर्व कानून मंत्री भी रह चुके थे, शांति भूषण जी। इनका अभी निधन हो गया है। संविधान में जो 44वां संविधान संशोधन आया था ना 1978 में, याद होगा आपको, 42वां आया था 1976 में, और जिसे मिनी संविधान कहा गया। फिर उसी के तर्ज में, उसी को एक प्रकार से कहो कि उसके बहुत सारे आर्टिकल्स को खारिज करने के लिए 1978 में एक कानून आया, 44वां संविधान संशोधन हुआ, और वो संविधान संशोधन इन्होंने ही पेश किया था। ये उस टाइम पर कानून मंत्री थे भारत के, ठीक है। तो 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन था, जिसने मिनी संविधान के बहुत सारे आर्टिकल को कैंसिल आउट कर दिया था, उसको इन्होंने ही पेश किया था। तो इनका कद आप जान सकते हो, और अगर कद इनका जानना हो तो आप जानो, आप 2012 में जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई ना आपकी, तो उसके संस्थापक सदस्यों में से एक ये भी थे, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी आज जो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है दिल्ली में, जिसकी सरकार 3 बार बन चुकी है, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक ये भी थे। इनकी पुस्तक एक है कोर्टिंग डेस्टिनी। क्या है? कोर्टिंग डेस्टिनी, ए मेमोयर। इनके पुत्र जो प्रशांत भूषण है वो भी अभी भी वो सर्वोच्च न्यायालय में वकील भी हैं, ठीक है। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी पहले रहे थे, ये कानून मंत्री रहे 1977 से 79 तक। फिलहाल इनका निधन हो गया है। क्लियर है? चलिए, बस ये था आज का करंट अफेयर। टॉप 10 क्वेश्चन थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप लाइक शेयर जरूर कर देंगे। और आज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी भी हो गई होगी, मुझे पता है, लेकिन आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था विजय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को कहते हैं। हॉकी विश्व कप 2018 बेल्जियम ने जीता था, इस बार उपविजेता रहे। 2023 वाला वो जर्मनी से हार गए, ठीक। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। पेंच नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा, आसपास की जानकारी पता होंगी, तो उसको भी लिखिएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। ये ऐप पर आपको फ्री में पीडीएफ दी जाती है डेली का, ये डिटेल वाली, और क्विज भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ में आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, हमारी ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा हमारी ई बुक्स भी आई हुई हैं। अगर आपको स्टैटिक चाहिए तो ये ले सकते हो, अगर आपको जनवरी से दिसंबर तक का संपूर्ण कवरेज चाहिए तो आप ये ले सकते हो, और अगर मंथली लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में लो या फिर इंग्लिश में लो, ये सब चीजें आपको एमजीटी ऐप पर मिल जाएंगी। क्लियर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।